आप सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विधि के स्रोत के रूप में प्रथा का क्या योगदान है उसके विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ पीरियड में हिंदू विधि के दो प्रकार के स्रोत बताए थे, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में मैंने बताया था कि वेद, स्मृति, भाष्य, निबंध और प्रथाएं, ये चारों हिंदू विधि के प्राचीन या मूल स्रोत हैं। और आधुनिक स्रोत में न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन और पूर्व निर्णय के बारे में मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था। आज मैं आपको हिंदू विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं का क्या योगदान है उसके विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। प्रथा क्या है? प्रथा वास्तव में एक अलिखित नियम है जो किसी वर्ग, किसी परिवार, किसी जाति, किसी समूह में प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन काल से या लंबे समय तक चले आने के कारण, पालन किए जाने के कारण जिसको कानून के समान शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे प्रथा कहा जाता है। यद्यपि आज आधुनिक स्रोत में विधायन और पूर्व निर्णय का महत्व बहुत बढ़ गया है और विधायन और पूर्व निर्णय के महत्व बढ़ने के कारण ही प्रथा का महत्व कम होता जा रहा है और लगभग आजकल प्रथाओं के बदले कानून और पूर्व निर्णय को महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन यदि हम प्राचीन हिंदू विधि को देखें, जिस समय विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय जो आधुनिक स्रोत थे, उस समय हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में सबसे ज्यादा उपयोगिता यदि किसी की थी तो वो प्रथाओं की ही थी। प्रथा क्या है, इस संबंध में मनु ने भी कहा था कि जो प्रथा है एक तरह का अलिखित कानून है। प्रथा की परिभाषा के रूप में हम कहना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा नियम जिसने दीर्घ काल तक लगातार और एकरूपता से पालन किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, किसी परिवार, किसी वर्ग या किसी समुदाय या कुटुंब में विधि का बल प्राप्त कर लिया हो, प्रथा कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रथा ऐसा नियम है जिसने किसी विशेष परिवार, विशेष जाति, विशेष धर्म, जिले या परिवार में दीर्घ काल तक पालन किए जाने के कारण जिसने कानून की शक्ति प्राप्त कर ली थी, उसे ही प्रथा के नाम से जाना जाता है। प्रिवी काउंसिल ने कलेक्टर बनाम मोतूराम लिंगम के मामले में भी यही कहा था कि जो प्रथा का अस्पष्ट प्रमाण है वो लिखित से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात प्रथा चूंकि दीर्घ काल से लगातार पालन की जाती रही, यही कारण है कि प्राचीन काल में प्रथागत कानून को बहुत अधिक मान्यता प्रदान की गई थी। प्राचीन समय में प्रथा ही विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती थी और उस समय जब कानून नहीं था, प्राचीन समय में, उस समय प्रथागत कानून का ही पालन किया जाता था और वो प्रथाएं लगातार, निरंतर और दीर्घ काल तक पालन किए जाने के कारण उन प्रथाओं ने एक तरह से कानून का ही रूप प्राप्त कर लिया था। यही कारण है कि हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में प्रथा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे प्रथा कितने प्रकार की थी। प्राचीन काल में प्रथा के 3 प्रकार के बारे में बताया गया था। पहला स्थानीय प्रथा, वर्गीय प्रथा और पारिवारिक प्रथा। स्थानीय प्रथा वह प्रथा थी जो किसी विशेष स्थान में लागू होती थी, जो किसी विशेष प्रदेश में लागू होती थी। ऐसी प्रथा को हम स्थानीय प्रथा के नाम से जानते थे। ऐसी प्रथा किसी विशेष स्थान या किसी विशेष प्रदेश में लागू होने के कारण ही ऐसी प्रथा को स्थानीय प्रथा का नाम दिया गया। दूसरा, वर्गीय प्रथा। ऐसी प्रथा जो किसी परिवार विशेष में लागू हो, मतलब किसी जाति विशेष में लागू हो। ऐसी प्रथा जो किसी जाति विशेष में लागू हो और उस जाति के अंदर अधिकांश लोगों को वो प्रथा शासित करती हो और जिसका लगातार और दीर्घ काल तक पालन किया जाता रहा हो, तो ऐसी प्रथा को हम वर्गीय प्रथा के नाम से जानते हैं।
और तीसरा पारिवारिक प्रथा, ऐसी प्रथा जो किसी परिवार विशेष में लागू हो, किसी वर्ग में लागू हो, किसी परिवार के वर्ग को शासित करती हो और उस परिवार के द्वारा दीर्घकाल तक उस प्रथा का पालन किया जाता रहा हो, तो ऐसी प्रथा को पारिवारिक प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे प्रथा को विधि के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए उसमें कौन कौन से तत्व का होना जरूरी था। नंबर 1, प्राचीनता। प्रथा तभी विधि के रूप में मान्य मानी जाएगी, विधि के स्रोत के रूप में, जब वो प्राचीन हो। प्रथा को अत्यंत प्राचीन होना चाहिए। प्राचीन अर्थात स्मरणातीत, मतलब वो मानव की स्मृति के परे होना चाहिए। हम आज ना बता सकें कि वो प्रथा कब से चली आ रही है। न्यायालय ने बहुत से निर्णय में कहा था कि लगभग 100 साल से पहले की जो प्रथा थी, जिसका निरंतर पालन किया जाता था, ऐसी प्रथा को प्राचीनता के आधार पर मान्य किया गया था। अतः कोई भी प्रथा के विधि के स्रोत के रूप में मान्य होने के लिए जरूरी है कि वो प्रथा बहुत प्राचीन होना चाहिए और स्मरणातीत होना चाहिए, अर्थात मानव की स्मृति के परे होना चाहिए। दूसरा, अपरिवर्तनशील। प्रथा अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अर्थात लगातार जल्दी जल्दी उस प्रथा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक बार यदि कोई प्रथा किसी वर्ग जाति के द्वारा स्वीकार की गई है तो उसका लगातार पालन किया जाना चाहिए, बशर्ते वो अनैतिक ना हो और लोक नीति के विपरीत ना हो। प्रथा का अपरिवर्तनशील होने का यह मतलब भी नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो। समय के आधार पर परिवर्तन होना जायज भी है, लेकिन सामान्यतः प्रथा ऐसी होना चाहिए जिसका लगातार पालन होना चाहिए, केवल कुछ समय के लिए पालन नहीं होना चाहिए, अर्थात वो अपरिवर्तनशील होना चाहिए। तीसरा, निरंतरता। प्रथा में निरंतरता का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए प्रथा का पालन किया जा रहा है और फिर उसका पालन करना बंद कर दिया जाए। प्रथा निरंतर होनी चाहिए। यदि कोई प्रथा किसी परिवार, वर्ग, जाति, प्रदेश, समुदाय में पालन की जा रही है तो निरंतर उसका पालन किया जाना जरूरी है। चौथा, निश्चितता, सर्टेन। प्रथा निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रथा इस प्रकार की हो जिसको उस समूह या उस प्रदेश या उस परिवार के लोग समझ ही ना सके। प्रथा ऐसी होना चाहिए जो हर व्यक्ति को समझ आ सके। प्रथा निश्चित होना चाहिए। प्रथा के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पांचवा, युक्ति युक्त। रिसोनेबल शब्द का यूज किया गया है आजकल। युक्ति युक्त। प्रथा युक्ति युक्त होनी चाहिए, अर्थात प्रथा ऐसी होना चाहिए जो उस वर्ग, जाति, समुदाय के द्वारा पालन किया जाता हो, जिसका निरंतर, जो किसी भी प्रकार के विधि के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। प्रथा का युक्ति युक्त होना बहुत आवश्यक है, तभी उसे वैध रूप से मान्य किया जा सकता है। प्रमाण का भार। कोई भी प्रथा यदि किसी जाति या किसी वर्ग में पालन की जा रही है और कोई व्यक्ति उस प्रथा की मान्यता को, प्रश्न को चुनौती देता है या उस प्रथा की मान्यता पर प्रश्न उठाता है, तो जो व्यक्ति उसको चुनौती देता है उसी व्यक्ति को यह प्रमाण भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि वो अपनी बात को साबित करे। नैतिकता या लोक नीति के विपरीत ना हो। मॉरल। प्रथा नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए और लोक नीति के भी विपरीत नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत यदि यह कहा जाए कि दत्तक लेने वाला माता पिता दत्तक देने वाले माता पिता को पुत्र के बदले में कुछ पैसा देगा और लेन देन करके उससे बच्चा दत्तक लेगा, तो यह प्रथा अनैतिक है। यदि यह प्रथा हो कि पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना पति को बिना किसी कारण के छोड़ दे, तो यह अनैतिक है। तो प्रथा अनैतिक नहीं होना चाहिए, लोक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए। विधान या अधिनियम द्वारा निषिद्ध ना हो। प्रथा विधान के विपरीत ना हो, अधिनियम के द्वारा निषिद्ध ना हो। प्रथा विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रथा को तभी मान्य किया जाएगा जब वो विधि संगत व्यवस्था के अनुसार हो, और प्रथा आपसी समझौते से निर्मित नहीं की जा सकती, यह भी उसका महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रकार
किसी प्रथा को वैध या मान्य मानने के लिए उनमें निम्नलिखित तत्व का होना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे प्रथा का महत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राचीन समय में जब विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय आधुनिक स्रोत हैं, क्योंकि उस समय स्रोत नहीं थे या उनका उतना प्रचार प्रसार या उतने अच्छी उपयोगिता या कानून के रूप में उसे मान्यता नहीं मिली थी। प्राचीन समय में प्रथागत कानून ही होता था और लोग अपने मामलों को प्रथागत कानून के आधार पर ही निपटा लेते थे। मैंने प्रथागत कानून इसलिए कहा क्योंकि वे प्रथाएं निरंतर और लगातार पालन की जाती थी और लगातार पालन किए जाने के कारण उन प्रथाओं ने कानून का बल प्राप्त कर लिया था। यही कारण है कि उन्हें प्रथागत कानून के नाम से या अलिखित कानून के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में विधि के स्रोत के रूप में प्रथा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में निश्चित रूप से प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थी और प्रथा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में अब आधुनिक स्रोत में जब से न्याय साम्य सद्विवेक आए हैं, विधायन का महत्व बढ़ा है और न्यायिक पूर्व निर्णय के महत्व के बढ़ने के कारण प्रथाओं का महत्व बिल्कुल कम हो गया है और यहाँ तक कि अब प्रथागत कानून लगभग समाप्त हो गए हैं और आज आधुनिक स्रोत के अंतर्गत विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय ने जो महत्व प्रथा का था, आज वही महत्व विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय का हो गया। लेकिन यदि हम प्राचीन स्रोत के रूप में बात करें तो निश्चित रूप से प्रथा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता और प्राचीन समय में हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में, हिंदू विधि के मूल स्रोत के रूप में निश्चित रूप से प्रथा एक अलिखित कानून था और विधि के स्रोत के रूप में प्रथा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में प्राचीन स्रोत लगभग लुप्त हो गए हैं और आज हमारे सामने जो हिंदू विधि है वो आधुनिक हिंदू विधि है और आज प्रथा के बदले विधायन और न्यायिक पूर्व निर्णय का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।